हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री कृष्ण। आज इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में से एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ओम्स लॉ जो एग्जाम में हमेशा आता ही है, तो हम शांति से समझेंगे, शांति से एक्सप्लेन करूंगा, एंड तक बने रहना, ठीक है। ओम्स लॉ, ठीक है। तो ओम्स लॉ का स्टेटमेंट सबसे पहले क्या है कि करंट फ्लोइंग इन सर्किट is directly proportional to potential difference. Okay, potential difference. Okay, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है कि एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, ठीक है। अब जनरली इधर आप कंफ्यूज हो जाते हो और रॉन्ग स्टेटमेंट आप इंटरप्रेट करते हो कि करंट बढ़ेगा तो वोल्टेज बढ़ेगा। नहीं, गलत है। वोल्टेज में से करंट जनरेट होता है, करंट में से वोल्टेज जनरेट नहीं होता। वोल्टेज, जितना ज्यादा वोल्टेज होगा उतना फास्ट इलेक्ट्रॉन्स मूव करेगा, और जितना फास्ट इलेक्ट्रॉन्स मूव करेगा उतना करंट जनरेट होगा। मतलब आप अगर स्टेटमेंट बोल रहे हो कि करंट बढ़ाओगे तो वोल्टेज भी बढ़ेगा, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। वोल्टेज में से करंट निकलता है, ठीक है। तो वोल्टेज जितना बढ़ाओगे उतना करंट बढ़ेगा, मतलब वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। अब हमको पता है कि जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो इक्वल टू साइन रखते हैं और कुछ कांस्टेंट रखना पड़ता है, ठीक है। तो इधर वो कांस्टेंट क्या होगा, कैपिटल आर, ओके, जिसको हम बोलेंगे रेजिस्टेंस। क्या बोलेंगे? रेजिस्टेंस, ओके। रेजिस्टेंस मतलब एक ऐसी चीज जिसके हमको मालूम पड़ता है कि हाउ इजीली द इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो इन अ कंडक्टर, मतलब कंडक्टर में कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, वो हमको मालूम पड़ता है किससे? रेजिस्टेंस से। लेकिन ये लॉ कब काम करेगा? एक क्राइटेरिया है, दो चीज कांस्टेंट रहती है। फर्स्ट इज द टेम्परेचर, ओके, एंड सेकंड इज द डायमेंशंस ऑफ द कंडक्टर। मतलब जो भी कंडक्टिंग मटेरियल है, जैसे कि कॉपर वायर लिया है, ठीक है, तो उसका डायमेंशंस कांस्टेंट रहना चाहिए। मतलब यू आर नॉट चेंजिंग द डायमेंशंस ऑफ द कॉपर वायर। मतलब कॉपर वायर सिलेंडर शेप में होता है तो उसका रेडियस और जो लेंथ है वो आप चेंज नहीं कर रहे हो, वो कांस्टेंट है। और जिस टेम्परेचर में ये कर रहे हो वो टेम्परेचर, ये दोनों क्या रहना चाहिए? कांस्टेंट रहना चाहिए। ये एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ठीक है। तो ये है ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आर आई, ठीक है। R इज इक्वल टू क्या होगा? I मल्टीप्लाई है, दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड। मतलब आप देख सकते हो कि रेजिस्टेंस और करंट का इनवर्स रिलेशनशिप है। मतलब करंट बढ़ेगा तो इसका मतलब क्या है? उसमें रेजिस्टेंस कम होगा। रेजिस्टेंस कम का मतलब क्या है? कि इलेक्ट्रॉन्स उसमें इजीली फ्लो कर सकते हैं। अगर करंट कम होगा तो उसका मतलब क्या है? रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, क्योंकि दोनों का कौन सा रिलेशनशिप है? इनवर्स रिलेशनशिप है, ठीक है। मतलब अगर करंट कम हो रहा है तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा है तो उसका मतलब आप क्या इंटरप्रेट करोगे? कि उसमें इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट फ्लोइंग इजीली, ठीक है। इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी? वोल्ट की ऐसा यूनिट वोल्ट है, करंट की ऐसा यूनिट एम्पियर है। वोल्ट अपॉन एम्पियर इसकी क्या हो गई? ऐसा यूनिट हो गई। लेकिन उसको ओम भी बोला जाता है, क्योंकि साइंटिस्ट ओम ने ये डिस्कवर किया था। तो रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या हो गया? ओम हो गया। उसको मैं एक और अच्छी तरह से आपको एक एक्सप्लेनेशन देता हूं थ्रू ग्राफ, और ये 1 मार्क में पक्का आपका एग्जाम में आएगा, ठीक है। एक ग्राफ ड्रॉ कर देता हूं। एक्स एक्सिस पे करंट ले लेता हूं, ठीक है, और वाई एक्सिस पे क्या ले लेता हूं? वोल्टेज। 3 रेजिस्टेंस है, R1, R2, R3। क्यों ये स्लोप को हम रेजिस्टेंस बोलेंगे? क्योंकि ये ग्राफ कौन सा है? VI ग्राफ। VI ग्राफ में जो हमको स्लोप मिलता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं। अभी हमने देखा R इज इक्वल टू V अपॉन I, ओके। नाउ इस केस में कौन सा रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, कौन सा रेजिस्टेंस कम होगा, वो देखना है। तो वोल्टेज एक हम ले लेंगे, वोल्टेज पे एक पॉइंट ले लेंगे, ठीक है। ये वाला पॉइंट ले लिया मैंने वोल्टेज पे, उसको एक्सटेंड कर देंगे। क्या कर देंगे?
एक्सटेंड कर देंगे, ठीक है। तो R1 के लिए करंट क्या हो गया, ये I1, R2 के लिए करंट क्या हो गया, ये रहा I2, और R3 के लिए करंट ये हो गया I3। ओके, नाउ एज यू कैन सी I3 करंट ज्यादा है, I2 करंट मॉडरेट है, और सबसे कम करंट कौन सा है, I1। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा R इज इक्वल टू V अपॉन I। रेजिस्टेंस और करंट का कैसा रिलेशनशिप है, उल्टा रिलेशनशिप है, मतलब जिसका करंट कम उसका रेजिस्टेंस ज्यादा। किसका करंट सबसे कम है, I1, तो उसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा, मतलब R1 सबसे ज्यादा होगा। किसका करंट सबसे ज्यादा है, I3 का, मतलब उसका रेजिस्टेंस सबसे कम होगा, और बीच में आएगा R2, मींस R1 ग्रेटर देन R2 ग्रेटर देन R3। लेकिन अगर यही ग्राफ अगर उल्टा होता, VI के बदले IV एक्स एक्सिस पे वोल्टेज होता और Y एक्सिस पे करंट होता, और 3 रेजिस्टर्स दिया होता, R1, R2, R3, तो कौन सा रेजिस्टेंस ज्यादा होता और कौन सा रेजिस्टेंस कम होता, तो वोल्टेज सेम रहेगा, ठीक है। तो वोल्टेज इधर एक्स एक्सिस पे है, वोल्टेज इधर कहां पे है, एक्स एक्सिस पे है, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। तो इसका करंट R3 का करंट ये रहा I3, R2 का करंट ये रहा I2, और R1 का करंट I1। ओम्स लॉ में R इज इक्वल टू V अपॉन I, रेजिस्टेंस और करंट का उल्टा रिलेशनशिप है, तो करंट किसका कम है, जिसका करंट कम होगा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। किसका करंट कम है, देखिए I3 कम है ना, मतलब उसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा, और किसका करंट सबसे ज्यादा है, I1, तो उसका रेजिस्टेंस सबसे कम, मतलब R3 ग्रेटर देन R2 ग्रेटर देन R1। आई होप कि इसके बाद आपको ओम्स लॉ में दिक्कत नहीं आएगी, एंड समझ में आ गया हो तो कमेंट कर दीजिए, एंड नेवर गिव अप व्हेन जिमी सर इज देयर।